एग्ज़ाम 8080 के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हम कौन सा टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दिया था हमने, पोषण। ठीक है, पोषण में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ चुके थे। पोषण के बारे में हमने बेसिक जानकारी देख ली थी, पोषण क्या है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक। कार्बनिक में हमने क्या देख लिया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन हमने कुछ स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो विटामिन के बारे में हमने कुछ बेसिक देख लिया था। आज हम विटामिन फिर से कंटिन्यू करते हैं, फिर एक बार हम फुल रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, देखो विटामिन क्या होते हैं। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, ये बताया था कार्बनिक अकार्बनिक, तो विटामिन भी एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन ये महत्वपूर्ण होते हैं। ये शरीर को क्या ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन ये शरीर की मरम्मत करने हेतु आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ये क्या होता है, कार्बनिक होते हैं, दूसरा क्या बोला था, एक तो कार्बनिक होते हैं, दूसरा क्या करते हैं, शरीर की मरम्मत हेतु आवश्यक होते हैं। शरीर की मरम्मत हेतु आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये 2 बातें हम जान लेते हैं। इनकी मात्रा शरीर में बहुत ही कम मात्रा में होती है। ठीक है, लेकिन ये महत्वपूर्ण होते हैं। 2 प्रकार के बताए थे मैंने। विटामिन पहला कौन सा था, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। ठीक है, वसा की मैंने ट्रिक बताई थी आपको, पहले हम लिख लेते हैं क्या है, कौन कौन से वसा में घुलनशील, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसकी ट्रिक क्या थी, इधर लिख लेते हैं ट्रिक। इसकी ट्रिक थी कीड़ा या फिर केड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी तथा विटामिन ए, ये इसकी ट्रिक है। इसको हम कीड़ा या केड़ा दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या था, जल में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन कौन से थे, विटामिन पी, विटामिन बी, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने, WBCP। W मीन्स क्या हो जाएगा, वाटर, और BCP ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, इसके बाद ये तो हमने देख लिया कि जल में तथा वसा में घुलनशील विटामिन। एक बार हम इनके रासायनिक नाम देख लें। विटामिन ए को क्या कहेंगे हम, रेटिनॉल। ठीक है, उसके बाद विटामिन डी को क्या कहेंगे हम, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को क्या कहेंगे, टोकोफेरॉल। विटामिन के को क्या कहेंगे हम, फिलोक्विनोन। देखो क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आएंगे। ठीक है, सीधे क्वेश्चन आ जाएगा, और आ चुका है कि वसा में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है तथा कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इसीलिए आप याद रखना कि वसा में कौन कौन से घुलनशील विटामिन है तथा जल में। तो इसकी ट्रिक याद रखना, क्या बताइए, कीड़ा या फिर केड़ा, और इसकी क्या है, जल में घुलनशील की WPC। इनके रासायनिक नाम यहाँ से मोस्ट टाइम पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, सीधे दे देता है एग्जाम में कि विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्न है, या फिर विटामिन डी का, विटामिन ई का। तो ये रासायनिक नाम आपको याद रखना है, ये मोस्ट टाइम पे है। ठीक है, क्या है, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन ए का फिलोक्विनोल। अब विटामिन पी का हम देख लेते हैं। विटामिन पी को हम क्या कहेंगे, सिट्रिन। विटामिन बी को क्या कहेंगे, बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन सी को हम क्या कहेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, विटामिन बी में भी बहुत सारे विटामिन होते हैं, हम इसको एक बार देख लेते हैं। कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से होते हैं, देखो विटामिन B1,
फिर होता है B2, फिर B3, B4 नहीं होता, क्या होता है B5, फिर क्या होता है B6, B7, B8 नहीं होता, क्या होता है B9, फिर सीधे क्या होता है B12 और B17। ये हमको याद रखना है। कौन कौन से होते हैं एक बार पहले ये देख लो, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B4 नहीं होता है, फिर B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B8 नहीं होता है, B9 और उसके बाद सीधे B12 और B17। अब एक बार हम इनके रासायनिक नाम देख लेते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या क्या है। B1 को हम क्या कहेंगे, थायमिन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आएंगे, ठीक है। B2 को क्या बोलेंगे, राइबोफ्लेविन। ठीक है। B3 को हम क्या कहेंगे, नियासिन। B5 को क्या बोलेंगे, पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है। B6 को क्या बोलेंगे हम, पायराडॉक्सिन। B7 को क्या बोलेंगे हम, B9 को क्या बोलेंगे, फोलिक एसिड। ठीक है। B12 को साइनोकोबाल्मिन। और 7 को क्या बोलेंगे, बायोटीन। और 17 को क्या बोलेंगे, लेट्राइल। देखो एक बार यहाँ से हम एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसीलिए इसको भी मोस्ट टाइम पे लगा ले। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा वो कि B3 का रासायनिक नाम क्या है या B2 विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। तो B1 को क्या कहेंगे हम, थायमिन। ठीक है, B1 को कहेंगे थायमिन, B2 को क्या कहेंगे, राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन कहेंगे। P5 अच्छा ये ऐसे याद रख लेना, 5 है पेंटाथोनिक, 5 पेंटाथोनिक एसिड, इस तरीके से याद कर लेना। ठीक है। B6 को क्या बोलेंगे, पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड, B12 साइनोकोबाल्मिन, B17 लेट्राइल। इतना क्लियर है। ठीक है, एक बार देख लो। देखो हमने क्या कहा था, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। ये वसा के कितने प्रकार है, वसा में घुलनशील के तथा जल में। इसमें भी हमने बी कॉम्प्लेक्स को क्या किया, एक बार हमने डिफाइन करके देख लिया कि इसमें कितने प्रकार के होते हैं बी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, फिर हमने इनके रासायनिक नाम देख लिए। अब हम कुछ एक बार बेसिक बातें इसके बारे में देख लेते हैं। देखो जो विटामिन डी है, विटामिन डी ये क्या होता है कि एक हार्मोन का भी काम करता है। ये फैक्ट याद रखना, हार्मोन का भी काम करता है। ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, शरीर में स्वतः निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो स्वतः निर्माण मतलब प्रकाश, जैसे धूप में स्वतः निर्माण ऐसे करके याद रख लो। ठीक है, स्वतः निर्माण होता है। विटामिन ई, पहले विटामिन सी देख लो। देखो सी क्या होता है, इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें सी के बारे में याद रखना। पहला तो ये शरीर में कभी भी स्टोर नहीं होता है, शरीर में संचित या फिर स्टोर नहीं रहता, संचित या फिर स्टोर नहीं रहता रहता है। ठीक है। दूसरा, यह उबालने पर गर्म हो जाता है। जैसे आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन जब अगर हम आंवले को उबालेंगे तो उसमें से विटामिन सी नष्ट हो जाएगा, तो उबालने पर नष्ट हो जाता है। उबालने या गर्म करने पर, एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर या उबालने पर नष्ट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, विटामिन सी। उबालने पर या गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है,
इसके बारे में और क्या था, और देख लेते हैं। अच्छा, ये शराब पीने पर भी नष्ट हो जाता है। अगर कोई विटामिन सी ले रहा है और शराब पी रहा है तो वो भी शराब पीने पर भी नष्ट हो जाता है। एक और फैक्ट याद रखना इसके बारे में कि जो सब्जियों के छिलके होते हैं, जैसे हम घर में सब्जी बनाते हैं तो मैक्सिमम क्या करते हैं, उसके छिलके निकाल देते हैं। तो अगर हमने सब्जी के छिलके निकालते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। सब्जी के छिलके निकालने पर नष्ट हो जाता है। एक और याद रखना इसके बारे में, ये घाव भरने में काम करता है। घाव भरने का कार्य करता है। ठीक है, क्या क्या देख लिया हमने। विटामिन डी के बारे में, हार्मोन का भी काम करता है ये, और स्वतः निर्माण होता है शरीर में। विटामिन सी, ये मोस्ट आईएमपी है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है, घाव भरने का कार्य कौन करता है, विटामिन सी। शरीर में संचित या स्टोर नहीं होने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन सी है। उबालने या गर्म करने पर नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन सी है। शराब पीने पर नष्ट कौन सा हो जाता है, विटामिन सी हो जाता है। सब्जी के छिलके में निकालने पर नष्ट हो जाता है कौन सा, विटामिन सी हो जाता है। ठीक है, एक और देख लो। विटामिन ए को अब याद रखना, सेल्फ जनरेटेड है, सेल्फ मतलब स्वतः निर्मित। ये भी विटामिन डी और विटामिन ई कैसे हैं, दोनों का ही शरीर में निर्माण हो जाता है, तो स्वतः निर्मित या सेल्फ जनरेटेड है। ठीक है, ये हमने विटामिन के बारे में कुछ देख लिए हैं। ठीक है, अब एक बार हम स्लाइड पे देख लेते हैं। देखो, ये है विटामिन। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, बताया था मैंने विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर में उपापचय क्रिया क्या बताई थी मैंने, ये एक प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, दो प्रकार की होती है, अपचय और उपचय। अपचय क्या होती है, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, और उपचय क्या होती है, जटिल अणुओं से सरल अणुओं से जटिल का निर्माण, मतलब जैसे ग्लाइकोजन का निर्माण। ठीक है, तो क्या होती है, शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया होती है, के लिए अनिवार्य होते हैं। विटामिन शब्द किसने दिया था, फंक ने दिया था, कैसिमिर फंक ने, ये भी याद रख लेना। विटामिन से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। देखो, इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है, फिर भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है, विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं, ये भी याद रखना। सीधे एग्जाम में आएगा कि किसको हम रक्षात्मक पदार्थ कहेंगे, तो क्या है, विटामिन हो जाएगा। अगला देखो, ये बताए थे विटामिन वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, ये मैं बता चुकी हूँ। अब हम देख लेते हैं विटामिन के बारे में डिटेल। देखो, खोज, इनकी याद रखना, खोज के बारे में इतना क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन रासायनिक नाम के बारे में क्वेश्चन सीधे आता है। तो इसकी खोज किसने की थी, विटामिन ए की मैकुलम ने। इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल याद रखना, विटामिन ए रेटिनॉल। प्राकृतिक नाम क्या है, कैरोटीन है। आप तो ये मोस्ट है, ये याद रख लेना। ठीक है, स्रोत कौन कौन से हैं, दूध, अंडा, मछली, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, आम, पनीर, सुनहरे चावल आदि। ठीक है, सुनहरे चावल इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, किसका, विटामिन ए का। आगे चले, देखो कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। रतौंधी, पहला कौन सा रोग है, रतौंधी। सीधे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है। देखो, यदि कोई व्यक्ति कैरोटीन प्रोटीन ग्रहण नहीं करता है, कैरोटीन हमने इसका प्राकृतिक नाम देखा था, विटामिन ए का ही प्राकृतिक नाम क्या था, कैरोटीन, तो उसके शरीर में विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तथा
इसके कारण रेटिना पर स्लाका कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता। ये स्लाका और शंकु दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। जो स्लाका कोशिका है ये क्या करती है, हमें अंधेरे में देखने में मदद करती है। अगर हमारे शरीर में स्लाका कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है तो हमें शाम के समय या फिर अंधेरे में या फिर रात में दिखना बंद हो जाएगा, है ना। और शंकु कोशिकाएं क्या करती है, दिन में कार्य करती है, लेकिन हमको शंकु कोशिकाओं की हेल्प से हम सभी चीज़ों को रंगीन देख सकते हैं। और स्लाका कोशिकाएं क्या होती है कि हमें अंधेरे में कार्य करती है देखने में। मान लो अंधेरा है फिर भी हम थोड़ा थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं कि अच्छा, तो इसीलिए क्या है कि निर्माण नहीं हो पाता तथा व्यक्ति कम प्रकाश में नहीं देख सकता। तो कम प्रकाश में देखने में हमें कौन मदद करती है, स्लाका कोशिकाएं। तो देखो सीधे इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। यदि कोई व्यक्ति प्रोटीन ग्रहण नहीं करता है तो उसके शरीर में विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण रेटिना पर स्लाका कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है तथा व्यक्ति कम प्रकाश में नहीं देख पाता। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, जिराफ्थैल्मिया। इसमें क्या होता है, विटामिन ए की कमी से कार्निया में स्थित तरल पदार्थ सूख जाता है तथा कार्निया में छाले हो जाते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तरल पदार्थ दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या होता है, सूख जाता है। और इसमें ये देखो छाला दिख रहा है आपको, तो इसमें क्या हो जाता है, छाले हो जाते हैं। तो कौन कौन से रोग हो गए, पहला रतौंधी, दूसरा जिराफ्थैल्मिया, तीसरा क्या है, कीरेटोमलेशिया। क्या है तीसरा, कीरेटोमलेशिया। इसमें क्या होता है, विटामिन ए की कमी से कार्निया की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण कार्निया से तरल पदार्थ बहने लगता है। ये जो इसकी कार्निया है हमारा, ये देखो क्षतिग्रस्त दिख रही है, ये क्षतिग्रस्त हो जाती है और इससे क्या है, आंसू या फिर कोई भी तरल पदार्थ बार बार बहने लगता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग है, तीनों ही कौन से संबंधित, नेत्र से संबंधित रोग है। पहला रतौंधी, दूसरा जिराफ्थैल्मिया, तीसरा कीरेटोमलेशिया, तीनों ही नेत्र से संबंधित रोग है। तो विटामिन ए की कमी से नेत्र से संबंधित रोग होते हैं। पहला रतौंधी होता है जो कि एग्जाम में आ चुका है, दूसरा जिराफ्थैल्मिया, तीसरा कीरेटोमलेशिया। ठीक है, अब ये क्या है, केराटिन प्रोटीन। अच्छा, ये फैक्ट याद रखना, जो केराटिन प्रोटीन है ये मानव शरीर के यकृत में जाकर विटामिन ए में संचित हो जाता है, मतलब इसका में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात यकृत में विटामिन ए का संचित हो जाता है। मतलब जो विटामिन ए कहाँ जाके संचित होता है, मानव शरीर के यकृत में जाके संचित होता है, ये याद रखना। ठीक है, अगला अब क्या आ गया हमारा, विटामिन डी। विटामिन डी की खोज किसने की थी, हॉपकिंस ने की थी। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये प्रकार भी, ये दो प्रकार के हैं, D2, D3। D2 में क्या है, अर्गो कैल्सीफेरॉल तथा D3 में कोलेकैल्सीफेरॉल है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है, स्रोत तथा स्रोत देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से मिलता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मानव त्वचा कोलेस्ट्रॉल की सहायता से विटामिन डी का निर्माण करती है। मैंने क्या बताया था कि जो विटामिन डी है उसका निर्माण शरीर में स्वतः ही होता है, मतलब कि इसका निर्माण किसकी सहायता से होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से होता है। कोलेस्ट्रॉल की सहायता से विटामिन डी का निर्माण करती है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ, मतलब कॉड लिवर ऑयल में होता है, दूध, अंडा, मांस, मछली आदि से हमें ये जब चीज़ें खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। फिर उस कोलेस्ट्रॉल की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दो प्रकार के रोग होते हैं। एक रिकेट्स होता है जो कि बच्चों में होता है, ये भी याद रखना, सीधे क्वेश्चन आ चुका है कि रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, हड्डियाँ कमजोर व लचीली होना, क्या हो जाता है इसमें, ये देख रहे हो आप डायग्राम में, हड्डियाँ कमजोर व लचीली हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया। ये किस में होता है, वयस्क में होता है, इसमें भी हड्डियाँ कमजोर व लचीली हो जाती है। ठीक है, ये इसमें भी हड्डियाँ कमजोर और लचीली हो जाती है। तो देखो हमने क्या विटामिन डी पढ़ा, विटामिन डी की कमी से कौन से दो रोग होते हैं, कौन सा होता है, पहला रिकेट्स किस में होता है, बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है, बुजुर्गों में होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, वयस्क में हड्डियाँ, दोनों में ही हड्डियाँ कमजोर व लचीली हो जाती है। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से नेत्र संबंधित, विटामिन ए, रतौंधी, जिराफ्थैल्मिया, कीरेटोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से कौन कौन से हो गए, एक तो रिकेट्स हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, विटामिन ई। देखो इसकी खोज किसने की थी, श्योर ने की थी। इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल, है ना, ये याद रखना। रासायनिक नाम, स्रोत कौन कौन से है, जैसे सरसों, वेजिटेबल ऑयल, मतलब सब्जियों के तेल, जैसे कि सरसों, सोयाबीन आदि का तेल, दूध, अंकुरित अनाज, अंडा, मांस आदि। ठीक है, याद रखना ये।
अब इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? व्यक्ति में प्रजनन क्षमता का नष्ट हो जाता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है कि प्रजनन क्षमता नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये याद रखना। अन्य नाम कौन कौन से इसे हम क्या कहेंगे? सुंदरता का विटामिन, सुंदरता का विटामिन कहेंगे, फर्टिलिटी विटामिन, एंटी सर्टिलिटी विटामिन। अच्छा, हम बोलते हैं ना कि चेहरे पे विटामिन ई के कोई कैप्सूल लगाता है, मतलब सुंदरता के विटामिन, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन। ठीक है, फर्टिलिटी विटामिन, क्यों? क्योंकि इससे प्रजनन क्षमता अगर ये विटामिन की कमी हो जाएगी तो प्रजनन क्षमता नष्ट हो जाएगी, इसीलिए क्या कहेंगे? फर्टिलिटी विटामिन। ठीक है, एंटी सर्टिलिटी मतलब क्या हो जाएगा? बांझपन का निरोध, मतलब कि इससे क्या हो जाता है कि एंटी सर्टिलिटी विटामिन है। ठीक है, ये याद रखना 3 फैक्ट यहाँ से। अगला देख ले, फिर क्या आ गया हमारा? विटामिन के। विटामिन के की खोज किसने की थी? डेम ने की थी। इसे क्या कहेंगे? इसके रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन, नेफ्थाक्विनोन तथा फिनोडिन। ठीक है, 3 नाम है। K1 को फाइलोक्विनोन, मैक्सिमम एग्जाम में फाइलोक्विनोन ही आता, फिर भी नेफ्थाक्विनोन, फिनाडिन याद रखना। K1 को फाइलोक्विनोन कहेंगे, K2 को मिनाक्विनोन, K3 को मिनाडियोन। अच्छा, क्या होता है? पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, टमाटर, दूध आदि। देखो इस रोज सभी के लगभग सेम ही मिलेंगे, एक आध 2 अंतर दिखेगा। ठीक है, कमी से कौन कौन से? इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। जब हमें कभी चोट लग जाती है तो आप देखोगे ब्लड निकलता है तेजी से, फिर कुछ देर बाद अपने आप वो बंद हो जाता है और वहाँ पे थक्का बन जाता है। तो अगर इस विटामिन के की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा और रक्त बार बार निकलता ही रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता या फिर देरी से बनता है। सामान्यतः रक्त का थक्का बनने का स्वस्थ व्यक्ति में समय क्या आता है? 2 से 5 मिनट। अगर इससे ज़्यादा देर तक अगर रक्त का थक्का नहीं बनता है तो उसमें क्या है? विटामिन के की कमी है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि स्वस्थ व्यक्ति में 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है, मतलब स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का थक्का बनने का समय क्या है? तो 2 से 5 मिनट है। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अगला, विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता, वह इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। तथापि विटामिन डी तथा विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। ठीक है, विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य प्रकाश में उपस्थित यूवी किरणों द्वारा त्वचा में कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन के जीवाणु द्वारा हमारे कोलन में संश्लित होता है तथा वहाँ से उसका अवशोषण करते हैं। देखो इसमें क्या है, मैंने अभी बताया था कि विटामिन डी क्या करता है? हमें बाहर से सिर्फ हम उसको बनने के लिए जो पोषक पदार्थ है वो ग्रहण करते हैं, लेकिन विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में ही होता है। विटामिन डी का हमारे निर्माण शरीर में कैसे होता है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो यूवी रेज होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल, त्वचा में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी हेल्प से विटामिन डी का निर्माण होता है। इसीलिए मैंने क्या बोला था, इसका शरीर में अपने आप या स्वतः निर्माण होता है। अब विटामिन के का भी क्या है? विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। कैसे होता है? इसमें भी क्या होता है? ये कॉलन कहाँ पाई जाती है? बड़ी आंत में। जब हम छोटी आंत बड़ी आंत पढ़ेंगे वहाँ पे समझ में आएगा। तो विटामिन के जीवाणुओं द्वारा, मतलब बड़ी आंत नामक ही ऐसी संरचना होती है। ठीक है, ये हमारी आंत हो गई, यहाँ पे कॉलन नामक संरचना पाई जाती है। यहाँ पे क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। तो जीवाणु क्या करते हैं? जीवाणुओं द्वारा कॉलन में संश्लेषित होता है। ठीक है, ये वहाँ पे संश्लेषित होता है तथा वहाँ से उसका अवशोषण करके रक्त में जाता है, वहाँ से जीवाणु द्वारा इसका संश्लेषण होता है। तो दोनों का ही निर्माण कैसा होता है? हमारे शरीर में होता है। इसीलिए लिखा है विटामिन डी तथा विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। ठीक है, कॉलन नामक संरचना बड़ी आंत में पाई जाती है। अब क्या आ गया? विटामिन सी। विटामिन सी की खोज किसने की थी? हलकट ने की थी। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ये बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, अब ये कहाँ होता है? खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल है, जैसे सिट्रस फल, आंवला हो गया, पालक, टमाटर, मिर्च, ठीक है, जितने भी संतरा हो गया, खट्टे फल है, पका हुआ आम हो गया, सब में क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में मैंने कुछ बातें बताई थी क्या? एक तो ये सबसे मोस्ट एमपी, घाव भरने में कौन सा सहायक है? विटामिन सी। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, घाव भरने में सहायक है, या फिर उबालने पे, गर्म करने पे कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी हो जाएगा। और क्या था? अगर हम शराब पीते हैं और विटामिन सी लेते हैं तो भी वह नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग, मसूड़े का कमजोर हो जाते हैं तथा मसूड़े से रक्त बहने लगता है। ये देख लो, डायग्राम दिख रहा है आपको। इसमें क्या होता है?
तो ये याद रखना, इस सीधे आएगा एग्जाम में क्वेश्चन कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। इसमें क्या होता है, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं तथा मसूड़ों से रक्त बहता है। और कौन सा रोग है, एनीमिया। एनीमिया भी किससे हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से हो जाएगा। फिर घाव का नहीं भरना, ठीक है, मैंने अभी बताया था विटामिन सी की कमी से घाव भरने में उपयोगी होता है, तो इससे क्या होता है, घाव का नहीं भरना। फिर क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना, ठीक है। तो कौन कौन से हैं कमी से रोग, एक तो स्कर्वी रोग हो जाएगा जो कि एग्जाम में आ चुका है, मसूड़े कमजोर हो जाते तथा मसूड़ों से रक्त बहता है, एनीमिया होता है, ठीक है, घाव नहीं भरना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, विटामिन बी। अच्छा, विटामिन बी में देखो हमने कितने पढ़े थे, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, B17, ठीक है, इतने पढ़े थे। तो हम देख लेते हैं एक बार। विटामिन B1, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसकी खोज किसने की थी, मैककुलम ने की थी। देखो विटामिन B1 का हम नाम थायमिन पढ़ चुके थे, ठीक है। B2 को क्या बोलेंगे, राइबोफ्लेविन या फिर लेक्टोफ्लेविन, ठीक है। B3 को क्या बोलेंगे, नियासिन। अच्छा, ये रासायनिक नाम याद रखना। विटामिन B5 को पेंटाथोनिक अम्ल या पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन B7 को बायोटीन, B9 को फोलिक अम्ल, B12 को साइनोकोबाल्मिन। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, विटामिन बी, इसमें कोबाल्ट, है कोबाल्मिन आ रहा है ना, मीन्स इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो B12। इसका रासायनिक नाम अगर आपको याद होगा तो आप सीधे देख लोगे, साइनोकोबाल्मिन, मीन्स कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ठीक है। एक और B9 को हम क्या बोलेंगे, विटामिन B9 को विटामिन M भी कहते हैं, ये भी याद रखना। विटामिन B9 को विटामिन M भी कहेंगे। और B7 को क्या बोलेंगे, विटामिन H, ठीक है। B7 को विटामिन H भी कहेंगे, विटामिन B9 को विटामिन M कहेंगे। फोलिक अम्ल में क्या पाया जाता है, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, इसमें आयरन धातु पाई जाती है, ये भी याद रखना, एग्जाम में ये भी आ चुका है। देखो यहाँ पे लिखा है फोलिक विटामिन ए, विटामिन M, और इसको विटामिन H कहेंगे, ठीक है। और इसे कौन सी धातु, फोलिक अम्ल में कौन सी आयरन धातु पाई जाती है, विटामिन B12 में क्या, साइनोकोबाल, कोबाल आ रहा है मीन्स कोबाल धातु पाई जाती है, फोलिक अम्ल आयरन धातु, ठीक है। विटामिन B17 को क्या कहेंगे, लेट्रॉइल कहेंगे। अब विटामिन B1 के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसका स्रोत क्या है, दूध, अंडा, मांस, मछली, अनाज, दालें आदि। कमी से रोग कौन सा होता है, बेरी बेरी। सीधे एग्जाम में कितनी बार आप देखोगे क्वेश्चन, ये बहुत बार आ चुका है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। तो B1 बेरी बेरी ऐसे याद रख लेना। ब बेरी बेरी 2 बार आ रहा है, ठीक है, लेकिन B1 यहाँ पे 1 है, लेकिन क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है, बेरी बेरी ऐसे याद रखने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। दूसरा विटामिन B2 को क्या कहेंगे, राइबोफ्लेविन कहेंगे। इसका भी स्रोत क्या है, दूध, अंडा, मांस, मछली, अनाज, दालें आदि। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, पहला किलोसिस, दूसरा ग्लोसिटिस, ठीक है। किलोसिस, दूसरा क्या हो जाएगा, ग्लोसिटिस, ग्लोसिटिस, ठीक है। 2 रोग हो जाएंगे। किलोसिस में क्या था, मुख के किनारों का फटना या होठों का फटना। आप ये देख लोगे, ये किनारों का फटना या फिर होठों का फटना, ठीक है। ग्लोसिटिस में जीभ पर सूजन व जलन, ये जीभ पर सूजन व जलन हो जाएगी, ठीक है। कौन सा, विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B2 की कमी से 2 रोग होते हैं, पहला किलोसिस, दूसरा ग्लोसिटिस। किलोसिस से क्या हो जाता है, मुख के किनारे, जो हमारे होठ के किनारे हैं उनका फट जाते हैं या होठ फट जाते हैं, तथा ग्लोसिटिस से क्या होता है, जीभ पर छाले हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन B3 को क्या बोलेंगे, नियासिन बोलेंगे, ठीक है। ये इसकी प्राप्ति दूध, अंडा, मांस, मछली, अनाज, दालें आदि सभी के लगभग स्रोत सेम ही हैं। इसकी कमी से कौन सी, अच्छा ये भी मोस्ट एमपी अभी याद रखना, पेलेग्रा, सीधे आ जाएगा। पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा होता है। फिर इनको हम क्या बोलेंगे, 4D सिंड्रोम। अच्छा 4D सिंड्रोम क्यों कहेंगे, क्योंकि देखो सब में क्या आ रहा है, D आ रहा है, मतलब 1 2 3 4, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, 4D सिंड्रोम बोल दिया। डर्मेटाइटिस मतलब क्या होता है, त्वचा संबंधित रोग होता है, जैसे त्वचा पे खुजली, जलन आदि त्वचा संबंधित कैसा भी रोग। ये क्या हो गया, डायरिया। डायरिया में क्या होता है, 10 से उल्टी लग जाते हैं तो डायरिया हो गया। डर्मेटाइटिस मीन्स क्या हो गया, डिमेंशिया, मानसिक असंतुलन, ठीक है। और डेथ में मृत्यु,
मतलब अगर विटामिन 3 की ज़्यादा कमी हो जाए तो उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। डिमेंशिया, मानसिक असंतुलन, इसीलिए हमने क्या कहा, 4D सिंड्रोम कहा। तो ये बात आप याद रखना, एग्जाम में यहाँ से सीधे क्वेश्चन आ जाएगा, आ चुका है, ठीक है, आ चुका है और आ भी सकता है कि पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है, तो विटामिन B3 की कमी से होता है। 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B3। अच्छा याद रखना, देखो यहाँ पे 4D है और 3, मतलब ऐसे याद रखना है, 3 के बाद 4 आता है, तो 4D सिंड्रोम 3 की कमी से होता है। ये एक याद रखने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो 4D सिंड्रोम, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ, ठीक है, याद रखना। अगला विटामिन B5, पेंटाथोनिक एसिड, दूध, अंडा, मांस, मछली, ड्राई फ्रूट्स, अनाज, दालें, बर्निंग फीट सिंड्रोम, पैर के तलवों में जलन, B5 याद रखना। अब B6, इसको क्या बोलेंगे, पायरोडॉक्सिन, दूध, अंडा, मांस, मछली, अनाज, दालें स्रोत हो जाएगा। इसकी कमी से कौन से रोग होंगे, तंत्रिकीय समस्याएं, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, कमजोरी, चिंता, तनाव, अवसाद, चिड़चिड़ापन, मतलब क्या, तंत्रिका तंत्र से संबंधित जितनी भी समस्याएं, जैसे कि कम मस्तिष्क, मतलब तंत्रिका तंत्र क्या, मस्तिष्क से संबंधित, मतलब चिंता करना, चिड़चिड़ापन, अवसाद रहना, ठीक है। और फिर क्या है, एनीमिया। तो देखो हमने अभी एनीमिया दो विटामिन की कमी से होता है। एक तो हमने विटामिन सी में पढ़ा था कि विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया होता है। दूसरा हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, विटामिन B6, क्योंकि एग्जाम में एनीमिया से क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो वो सीधे दे देगा कि एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो अगर वहाँ पे ऑप्शन में 2 हो तो आप इनमें से कोई सा भी लगा सकते हो, और अगर दोनों ही ऑप्शन में और 2 का है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर इसका टिक करना, ठीक है। विटामिन B7, इसको क्या बोलेंगे, बायोटिन या फिर विटामिन H। अच्छा, किस विटामिन को विटामिन H के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखना, विटामिन B7 को। इसके स्रोत क्या है, दूध, अंडा, मांस, मछली, सूखे मेवे, अनाज, दालें आदि। कमी से रोग कौन से हैं, वृद्धि प्रभावित, कमजोरी, मांसपेशियां कमजोर, भूख ना लगना, बालों का झड़ना आदि, ठीक है। अगला विटामिन B9, इसको क्या बोलेंगे, फॉलिक एसिड भी कहेंगे। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन पाई जाती है। इसको क्या बोलेंगे, विटामिन M भी बोलेंगे। स्रोत कौन से, दूध, अंडा, मांस, मछली, सूखे मेवे, अनाज, दालें आदि। कमी से रोग, वृद्धि प्रभावित, मांसपेशियां कमजोर, भूख ना लगना, ये सेम। फॉलिक, देखो ये रहा फॉलिक एसिड, 1 मिनट, इसके स्रोत क्या क्या है, विटामिन B9 के, हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक में भी आयरन होता है ना, इसलिए इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन धातु पाई जाती है, ठीक है। हरे पत्तेदार सब्जियां। अब कमी से कौन से रोग होते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, आरबीसी का निर्माण करना और भूख बढ़ाना। किसका, विटामिन B9 का कार्य क्या होता है, आरबीसी का निर्माण। आयरन, देखो आयरन से हमारे हेमोग्लोबिन का निर्माण होता है, इसीलिए क्या, आरबीसी का निर्माण करना तथा भूख बढ़ाना, ठीक है। इस रोग में आरबीसी के आकार में बढ़ जाती तथा कार्य करने में के लिए परिपक्व नहीं हो पाती। अगर विटामिन B9 की कमी हो जाए तो क्या होगा, इस रोग में आरबीसी आकार में बढ़ जाएगी, ठीक है, तथा कार्य करने के लिए परिपक्व नहीं होती है। विटामिन B12, इसको क्या बोलेंगे, साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन, दूध, अंडा, मांस, मछली, स्पाइरुलिना, सेवॉल आदि। आरबीसी का निर्माण, इसका कार्य भी क्या है, आरबीसी का निर्माण, डीएनए का निर्माण, भूख बढ़ाना, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा, पर्नीशियस एनीमिया। ये याद रखना, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस विटामिन की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। तो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन B12, ठीक है। अगला विटामिन B17 को क्या बोलेंगे हम, लेट्राइल। लेट्राइल किसको कहेंगे, विटामिन B17 को क्या बोलेंगे, लेट्राइल। गेहूं के ज्वारे का रस, जब हम गेहूं बोते हैं तो छोटे छोटे जो पौधे के रूप में ऐसे छोटे से रहते हैं, वो जो ज्वारे होते हैं उनसे इसका रस बनाया जाता है। यह विटामिन कैंसर होने की संभावना को कम कर देता है, ठीक है। अगर हम इसका जूस डेली बनाकर पिएंगे तो इससे हमको कैंसर होने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। तो विटामिन B17 किस में काम में आता है, कैंसर न होने की संभावना को कम कर देता है, ठीक है, और गेहूं के ज्वार के रस में पाया जाता है। अगला ये देख लो, ये इसका डायग्राम दिया है, ऐसे होते इनका जूस बना के पीने से। अब विटामिन P, ठीक है, ये कौन से आ गए, अब जल में घुलनशील विटामिन आ गए हैं।
तो ये क्या है, विटामिन पी किसमें, इसको हम क्या बोलेंगे, सिट्रिन बोलेंगे। किस में पाया जाता है, ये भी खट्टे फल में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी के समान ही है, ये भी किसके, विटामिन सी के समान है। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, देरी से बनता है। अच्छा, रक्त का थक्का एक जगह हमने और कहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, यहाँ से क्वेश्चन आएगा सीधे। अगर ऑप्शन में मान लो विटामिन, मैक्सिमम विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर एग्जाम में विटामिन के नहीं मिला ऑप्शन में, तो फिर क्या लगाना है, विटामिन पी लगाना है, सीधे आ जाएगा। इसलिए कौन से दो ऐसे विटामिन हैं जिनकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो एक तो विटामिन के हो जाएगा, दूसरा विटामिन पी हो जाएगा, ठीक है। तो रक्त का थक्का नहीं बनता या देरी से बनता है, देखो विटामिन के समान। तो दो विटामिन हो गए हैं, विटामिन के तथा विटामिन पी। रक्त के थक्के के निर्माण में सहायक कोशिकाओं की दीवारों पर प्रतिरोध बनाए रखता है, ठीक है। कोशिकाओं की दीवारों पर प्रतिरोध बनाए रखता है, इसका कार्य है। अब ये एक बार हम सारा एक जगह इकट्ठा देख लेते हैं, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। देखो विटामिन ई को क्या कहेंगे हम, रेटिनॉल, ठीक है। और इसकी कमी से रतौंधी होता है, डर्मेसिस होता है, बोनापन होता है। और रतौंधी के अलावा क्या क्या हुआ था, जीरोफ्थेल्मिया तथा कीरोटोमलेशिया, ठीक है। हम साथ में लिखते भी जाते हैं। देखो विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल, उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रतौंधी हमने दो और पढ़े थे, कौन से, जीरोफ्थेल्मिया, दूसरा क्या था, कीरेटोमलेशिया। एक बार याद दिला दूं मैं, रतौंधी क्या होता है, स्लाका कोशिकाओं की कमी हो जाती है जिससे हमें रात में देखने में दिक्कत होती है। और जीरोफ्थेल्मिया क्या होता है, कार्निया का पानी सूख जाता है। कीरेटोमलेशिया में क्या हो जाता है, कार्निया में छाले हो जाते हैं जिससे कि उसका द्रव बहने लगता है। विटामिन बी की कमी, रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। इसकी कमी से क्या होता है, बेरी होता है, ठीक है। बी टू को क्या बोलेंगे हम, राइबोफ्लेविन बोलेंगे। इससे क्या हो जाएगा, डर्मेटोसिस तथा ग्लोसिटिस, यहाँ से ये, ठीक है, डर्मेटोसिस तथा ग्लोसिटिस हो गया। फिर विटामिन बी4 निकोटिनिक अम्ल, ये याद रखना हो तो रख लेना, त्वचा का सूखापन, डायरिया तथा एनीमिया। फिर विटामिन B10 फोलिक अम्ल, यहाँ पे विटामिन 9 आएगा, ठीक है। फोलिक अम्ल ईस्ट, इसकी कमी से क्या, एनीमिया। B12 को क्या बनेंगे, साइनोकोबाल्मिन, मेरुदंड का कमजोर होना, तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग, ये हम पढ़ चुके हैं। विटामिन सी को क्या बोलेंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी, मसूड़ों का फुल्ला, ठीक है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसे रिकेट्स और क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है, वेस्को में, ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स किस में होता था, बच्चों में होता था। ऑस्टियोमलेशिया किस में होगा, वेस्को में होगा। दोनों में ही क्या, हड्डी से संबंधित है, हड्डियाँ लचीली व कमजोर हो जाएगी। विटामिन ई टोकोफेरॉल, प्रजनन शक्ति में कमी हो जाएगी, ठीक है। विटामिन ई को हमने क्या बोला था, सुंदरता का विटामिन बोला था, एंटी सर्टिलिटी विटामिन बोला था और फर्टिलिटी विटामिन कहा था, ठीक है। ये हमारा विटामिन कंप्लीट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, खनिज। देखो खनिज क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं, ठीक है। हमने पढ़े थे अकार्बनिक भी क्या था, खनिज और जल दो थे, तो ये कैसे होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। इनकी प्राप्ति में क्या होती है, ये हमें पृथ्वी से धातु और अधातु रूप में बोलते हैं। मतलब जितनी भी प्रकार की धातु है खनिज के अंतर्गत आ जाएगी। तो हमें धातु और अधातु के रूप में मिलते हैं खनिज, ठीक है। धातु तथा अधातु के रूप में मिलते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, अकार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। देखो इनकी आवश्यकता शरीर में बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन महत्वपूर्ण है। मतलब ये शरीर में मात्रा इनकी भले ही कम हो, लेकिन इनकी आवश्यकता अधिक होती है। मतलब ये महत्वपूर्ण होते हैं शरीर के लिए। ये दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो मतलब बृहद, ठीक है। दूसरा माइक्रो मतलब सूक्ष्म। देखो मैक्रो मतलब बृहद से तात्पर्य है कि हमारे शरीर में जिनकी आवश्यकता थोड़ी ज़्यादा होती है। सूक्ष्म मतलब बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारा आ जाएगा कैल्शियम, दूसरा आ जाएगा हमारा कैल्शियम,
पोटेशियम, कॉपर, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, आयरन और आयोडीन, ठीक है। और देख लेते हैं हम, देखो पहले हम कैल्शियम देख लेते हैं। कैल्शियम कहाँ कहाँ उपस्थित होता है हमारे शरीर में, दांतों में, हड्डियों में, कुछ मात्रा में ब्लड में। तो कहाँ होता है, दांत में, हड्डियाँ, ठीक है। कुछ मात्रा में हमारे ब्लड में भी होता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है हमारे शरीर में, इसके स्रोत देख लेते हैं। और इसकी कमी से क्या हो जाएगा हमारा, इसकी स्रोत हमें सबको पता है, दूध, अंडा। अगर इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाएगी तो क्या, कौन सा रोग हो जाएगा, टिटेनी, ठीक है। कमी से रोग कौन सा हो जाएगा, टिटेनी रोग हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या था, कॉपर देख लेते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, चुकंदर, मतलब इसका स्रोत क्या है, ठीक है। ये क्या करता है, आरबीसी के निर्माण में या हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक। आरबीसी हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक है, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, हाइपोक्यूप्रेमिया। ये जो कमी से होने वाले रोग है ये याद रखना, और इनके कार्य क्या है ये याद रखना। जैसे कैल्शियम दांत में, हड्डियों में, ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, टिटेनी हो जाएगा। कॉपर का कार्य क्या है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना हमारे शरीर में, ठीक है। तो इसकी कमी से कौन सा हो जाएगा, हाइपोक्यूप्रेमिया। और देख लेते हैं सोडियम। ये क्या करता है हमारे शरीर में, मांसपेशियों को मजबूत करता है, मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करना, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, देख लेते हैं, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। और कौन कौन से हो गए, आयरन देख लेते हैं। आयरन, ठीक है। इसका कार्य क्या है, आरबीसी का निर्माण करना, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया, क्योंकि रक्त नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। और क्या है हमारे पास, आयोडीन। आयोडीन किस में होता है, NaCl यानी नमक। आयोडीन शैवाल में, NaCl नमक में उपस्थित होता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं हो तो क्या हो जाएगा, घेंगा रोग हो जाएगा। कौन सा रोग, घेंगा। कहाँ होता है, गले में होता है ना, गले में होता है घेंगा रोग। एक और देख लेते हैं, पोटेशियम। ठीक है, ये क्या करता है, शारीरिक संतुलन में सहायक है, मतलब शरीर के संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। शारीरिक संतुलन में सहायक। इसकी कमी से कौन सा हो जाएगा रोग, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं, हमने खनिज, कौन कौन से खनिज तथा उनकी कमी से कौन कौन से रोग देख लिए हैं। देखो,
खनिज क्या बताते हैं, धातु तथा अधातु के रूप में होते हैं तथा अकार्बनिक होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के मैक्रो फिर माइक्रो होते हैं, जिनकी आवश्यकता शरीर में थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, इन्हें मैक्रो कहेंगे। और माइक्रो मतलब जो सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत होती है। कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर तथा सूक्ष्म कौन से हैं, माइक्रो, आयरन तथा आयोडीन। ठीक है, अब देख लो कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, दांत में, हड्डियों में तथा ब्लड में है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, टिटेनी हो जाएगा। कॉपर चुकंदर, टमाटर में तथा इसकी कमी से क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा तथा हाइपोक्यूप्रेमिया हो जाएगा। ये रोग का नाम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने सोडियम पढ़ा। सोडियम क्या करता है, मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, इसकी कमी से हाइपोनेट्रीमिया रोग हो जाएगा। आयरन, आयरन से क्या होता है, आरबीसी का निर्माण करना, एनीमिया रोग हो जाएगा। आयोडीन, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होता है अगर इसकी कमी हो जाएगी तो, और घेंगा रोग हो जाता है। फिर अगला कौन सा था हमारा, पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है, शारीरिक संतुलन में सहायक है तथा हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम इसमें देख लेते हैं। देखो खनिज, खनिज क्या होते हैं, ये शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। शरीर के लिए आवश्यक खनिज कौन कौन से, हमारे शरीर में लगभग कितने प्रकार के पाए जाते हैं, लगभग 20 प्रकार के खनिज आयनों के रूप में मौजूद होते हैं। यद्यपि शरीर को ये अल्प मात्रा में ही आवश्यक होते हैं, मैंने बोला था ये अल्प मात्रा में ही जरूरत होते हैं, किंतु इनके बिना शरीर का सुचारू रूप से कार्य करना असंभव हो जाता है, इसलिए इन्हें अल्प पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, कैसे कहा जाता है, अल्प पोषक तत्व। खनिज तत्वों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, लघु तत्व माइनर तथा अल्प तत्व ट्रेस। ठीक है, शरीर में खनिज तत्वों का महत्व क्या करते हैं ये, कुछ खनिज जैसे लवण, जैसे कि कैल्शियम, फास्फेट, अस्थि व धातुओं के प्रमुख घटक होते हैं। कैल्शियम कहाँ, कैल्शियम तथा फास्फेट कहाँ, अस्थि तथा धातुओं के प्रमुख घटक होते हैं। कुछ खनिज तत्व हृदय स्पंदन, पेशी संकुचन, हृदय स्पंदन, पेशी संकुचन बताया था ना, पेशी संकुचन में क्या आ जाएगा, सोडियम, मांसपेशियों में संतुलन, हृदय स्पंदन में क्या आ जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, रक्त के थक्के का निर्माण करने में के लिए आवश्यक होते हैं। फिर क्या है, कुछ खनिज लवण जैसे कोशिका कला की पारगम्यता को प्रभावित करते हैं। कुछ खनिज आयरन उपापचयी क्रियाओं में अणुओं को जोड़ने का काम करते हैं। कुछ खनिज लवण शरीर के तरल अंतः वातावरण में उपयुक्त परासरणीय सांद्रण, पीएच तथा रुधिर दाब आदि का नियमन करते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ से आते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन से खनिज की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तथा उसका कार्य क्या है शरीर में, क्वेश्चन वहीं से आते हैं। कैल्शियम कहाँ होता है, दूध, पनीर, हरी सब्जियाँ, स्रोत तो सबके पता ही है आपको। दांतों और हड्डियों की रचना, रुधिर स्कंदन, तंत्रिका पेशियों के कार्य। ठीक है, दांतों में भी होता है, हड्डियों में भी होता है, रुधिर मतलब ब्लड में भी होता है, तंत्रिका पेशियों के कार्य। दांत एवं हड्डियाँ दुर्बल, शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, मतलब टिटेनी रोग हो जाता है। कौन सा, टिटेनी। ठीक है, फास्फोरस, दूध, अंडा, अनाज, मछली, दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, एटीपी, डीएनए, आरएनए के घटक। ठीक है, दांत एवं हड्डियां कमजोर, शरीर की वृद्धि एवं कार्य की अवरुद्ध। गंधक यानी सल्फर, अंडे, मांस, पनीर, सेम, ब्रोकली, गोभी, सलजम। ठीक है, प्रोटीन की कमी तथा प्रोटीन की उपापचयी गड़बड़ियाँ, ये याद रखना। फिर क्या है, पोटेशियम, मांस, दूध, अनाज, फल, हरी सब्जी आदि, अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिका पेशियों की कार्य की, हृदय स्पंदन। ठीक है, निम्न रक्तचाप, पेशियों की दुर्बलता, अंगघात की आशंका। क्लोरीन कहाँ पाया जाएगा, खाने वाले नमक में, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, NaCl है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, NaCl। Cl में क्या होता है, क्लोरीन। भूख की कमी, पेशियों की ऐंठन तथा थकावट। फिर सोडियम, खाने वाला नमक NaCl, तो ये क्या है, Na क्या है, सोडियम है। अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, हृदय स्पंदन, निम्न रक्तचाप, भूख की कमी, पेशियों की ऐंठन तथा थकावट। मैग्नीशियम, दांतों एवं हड्डियों की रचना, तंत्रिका तंत्र की कार्य की, उपापचयी क्रियाओं की अनियमितता से वितंत्रों की कार्य की, जैसे कि तंत्रिका तंत्र की कार्य की प्रभावित। अभी अल्प मात्रा में
आयोडीन, आयोडीन का क्या कार्य होता है? थायरोक्सिन, ये बता चुकी हूँ मैं, थायरोक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक होता है। अगर आयोडीन नहीं लेंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होना बंद हो जाएगा। इसकी कमी से क्या होता है? घेंगा रोग, बुद्धिहीनता, शारीरिक विकास। ये घेंगा रोग याद रखना, ठीक है। अगला लोह, मतलब क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। लोह मतलब आयरन, ठीक है। हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। मायोग्लोबिन, ये भी एक प्रकार हीमोग्लोबिन का ही मायोग्लोबिन है, मांसपेशियों में उपस्थित है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मायोग्लोबिन कहते हैं। साइटोक्रोम एंजाइमों का घटक ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन की कमी से रुधिर क्षीणता, दुर्बलता, शरीर का सुरक्षा तंत्र दुर्बल, ठीक है। जिंक, सामान्य वृद्धि, जनन अंगों के विकार, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण, घाव को भरने के प्रतिरोधी क्षमता का विकास। अवरुद्ध वृद्धि, खुरदरी त्वचा, जनन क्षमता का क्षय, भूख की कमी, दुर्बल सुरक्षा तंत्र। तांबा, तांबा क्या है? साइटोक्रोम ऑक्सीडोम एंजाइम की सहघटक लोह उपापचय संयोजित को तथा रुधिर वाहिनियों का विकास, त्वचा में मेलानिन पिगमेंट का निर्माण करना, ये याद रख लेना। क्या इसमें शरीर में मेलानिन पिगमेंट का निर्माण कौन करता है? तांबा करता है। रुधिर क्षीणता संयोजित को और रुधिर वाहिनियों की दुर्बलता, बालों का रूखा पड़ना। मैग्नीज, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? उपास्थि अस्थि तथा संयोजितकों की वृद्धि में अनियमितता आ जाएगी। कोबाल्ट, कोबाल्ट में विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण, ठीक है। रुधिर क्षीणता, मस्तिष्क संबंधी विकार हो जाएगा। ये सब इतने IMP नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन जो IMP थे वो पहले मैं आपको बोर्ड पे बता चुकी हूँ, ठीक है। सेलेनियम का कार्य क्या होता है? पेशियों की पीड़ा तथा हृदय पेशी क्षय हो जाता है। क्रोमियम, ग्लूकोज उपापचय तथा ऊर्जा उत्पादन की गड़बड़ियाँ। मोलिब्डेनम, नाइट्रोजनी उपजात पदार्थों के उत्सर्जन में अनियमितता, ठीक है। फ्लोरीन, दांतों की दुर्बलता तथा अधिकता से फ्लोरोसिस। ये हमारा खनिज हो गया है, ठीक है। विटामिन और उसके बाद हमने खनिज भी देख लिए। मेन जो खनिज थे जिनकी कमी से कौन से रोग होते हैं तथा उनके शरीर में क्या आवश्यकता होती है, जो बोर्ड पे पढ़ाए थे, मोस्ट टाइम पे वहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप रट लेना, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं जल। जल क्या होता है? हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में अगर उपस्थित है पदार्थ तो कौन सा है? जल है, ठीक है। जल उपापचयी क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, साथ ही पाचन के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब जल शरीर में कितने प्रतिशत उपस्थित होता है? लगभग 65% हमारे शरीर में जल होता है, ठीक है। जल की कमी से क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जल के एक बार यहाँ पे प्रकार देख लेते हैं। जल कौन सा? कठोर जल तथा मृदु जल है, ठीक है। जल की कठोरता, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसमें क्या है? जल दो प्रकार के बताए, कठोर जल, मृदु जल। जल की कठोरता, कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति, देखो कठोर जल वो होता है जैसे हम हैंडपंप का पानी, कुएं का पानी या फिर ट्यूबवेल का पानी होता है, वो क्या उसमें आप देखोगे थोड़ा सा कठोर रहता है, क्योंकि अगर हम उसको साबुन के साथ यूज़ करते हैं तो ठीक से झाग नहीं बनते, तो उस जल को हम क्या बोलेंगे? कठोर जल बोलेंगे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों की उपस्थिति के कारण होता है। जबकि मृदु जल कैसा हो जाएगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण नहीं पाए जाते या बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। ये साबुन के साथ झाग नहीं देता। क्यों नहीं देता? इन्हीं के कारण, कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण। आप हैंडपंप का पानी ले लीजिए, ट्यूबवेल का ले लीजिए, कुएं का पानी लीजिए, उसके साथ साबुन झाग नहीं देगा। इसमें साबुन झाग देता है। इसमें खाना पकाने में भी कठिनाई होती है। जब कभी आपको कुकर में दाल पकानी है, दाल पकाते हैं, उसमें आप ये वाले जल और ये वाले जल के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जल्दी जो दाल पक जाएगी कौन से? मृदु जल से पक जाएगी, ठीक है। खाना पकाने में कठिनाई नहीं होती है। जल की स्थायी कठोरता, अब क्या है? कैल्शियम स्थायी और अस्थाई। मतलब अस्थाई क्या है कि उसमें कठोरता तो है लेकिन हम कुछ उसमें मिला के या किसी से उसको हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन जो स्थायी कठोरता होती है वो कभी भी खत्म नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवणों के कारण होती है। क्लोराइड और सल्फेट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जल की स्थायी कठोरता किस कारण होती है, तो क्लोराइड और सल्फेट के लवणों के कारण। जबकि जल की कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये याद रखना, यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे क्या है? सल्फेट है, ठीक है। तो स्थायी कठोरता क्लोराइड और सल्फेट, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है। और अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के बाइकार्बोनेट।
ठीक है। इसे उबालकर दूर नहीं किया जा सकता, मतलब आप इसे उबाले या कुछ भी करें ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इसे उबालकर दूर किया जा सकता है। यदि जल को Na2CO3 के साथ उबाला जाए तो दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जा सकती है। ठीक है, ये हमने जल के बारे में भी देख लिया। अब हम कुछ देख लेते हैं बेसिक फैक्ट। देखो, शरीर में, हमारे शरीर में जल की मात्रा कितने % होती है? 65%। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो हमने पढ़ा था उसकी मात्रा हमारे शरीर में कितनी प्रतिशत होती है? 1%। क्योंकि हम जितने भी कार्ब्स लेते हैं हम उसको क्या करते हैं, उस ऊर्जा का हम उपयोग कर लेते हैं, इसीलिए कितनी मात्रा बचती है? मात्रा 1%। प्रोटीन लगभग 16%, 15 आ जाएगा, सॉरी। और वसा 16%। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि शरीर में सबसे ज़्यादा उपस्थित तत्व सर्वाधिक मात्रा में, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है हमारे शरीर में? ऑक्सीजन। ठीक है, कितना % है? 65%। फिर क्या आ जाएगा हमारा? कार्बन। फिर क्या आ जाएगा हमारा? हाइड्रोजन। ये तीन ही याद रखना। ठीक है। कार्बन कितना हो जाएगा? 18%। और ये कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन कितना हो जाएगा हमारा? 9% हो जाएगा। ठीक है। क्या है? तो शरीर में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन कौन से हैं? यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा ऑक्सीजन कितना है? 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 9%। ठीक है। अब एक और याद रखना, हमने जब ऊर्जा पढ़ा था, मतलब कार्ब्स पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, तो सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? सर्वाधिक ऊर्जा हमें वसा से मिलती है। उसके बाद हमें किससे मिलेगी? प्रोटीन से मिलेगी। फिर किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। ठीक है। देखो, कार्बोहाइड्रेट से तत्काल ऊर्जा मिलती है, मतलब अगर हमको एनर्जी की इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता है तो हम कुछ भी मीठा खा लेंगे, हमें तत्काल ऊर्जा मिल जाएगी। लेकिन सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलेगी? वसा से। जब हम ऊर्जा का यूज़ नहीं करते तो किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है? वसा के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है। तो इससे हमें कितनी मिलेगी? 9.3 किलो कैलोरी, 1 ग्राम। ठीक है। इसका क्या था हमारा? 4.3 किलो कैलोरी। और इसका कितना था हमारा? 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है। तो आप ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये याद रखना। क्या क्या पढ़ लिया हमने? हमारे ये टॉपिक पोषण हमारा कंप्लीट होता है। लगभग हमने सभी चीज़ें यहाँ से पढ़ चुके हैं। ठीक है। क्या पढ़ लिया था हमने? पोषण के बारे में पढ़ा था। फिर पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, जंतु और पादप। जंतु पोषण हमने पहले लिया था। जंतु पोषण कितने प्रकार का था? पूर्णभोजी। फिर परजीवी, मृतोपजीवी। पूर्णभोजी कितने प्रकार का था? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जक। ठीक है। ये तो हमने पोषण के प्रकार पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पोषण के प्रकार के बाद पोषक तत्व पढ़े थे। पोषक तत्व कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, कार्बनिक, अकार्बनिक। कार्बनिक में हमने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा था हमने? प्रोटीन पढ़ा था, वसा पढ़ा था, अभी हमने विटामिन पढ़ा। अकार्बनिक में हमने क्या पढ़ा? खनिज और जल पढ़ा। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता था? एक प्रकार की शर्करा होती थी जिसको हम किसी भी फॉर्म में कोई भी मीठी चीज़ लेते थे तो हमारे शरीर में क्या करती थी? तत्काल ऊर्जा देने का कार्य करती थी। ठीक है। ये कितने प्रकार की होती थी? 3 प्रकार की। मोनोसेकेराइड, इसमें क्या? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड तथा पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में क्या होता था? शर्करा की मात्र 1 इकाई होती थी। ठीक है। ओलिगोसेकेराइड में कितनी होती थी? 2 से 10 इकाई। जब 2 इकाई होती थी तो हम इसे क्या बोलते थे? डाइसेकेराइड बोलते थे। और पॉलीसेकेराइड में क्या होता था? 10 से ज़्यादा इकाइयाँ होती थी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ उदाहरण देख लिए थे यहाँ से मोस्ट टाइम पे, जैसे सुक्रोज हमें कहाँ से मिलता है? गन्ने से मिलती है। फ्रक्टोज फलों के रस से मिलती है। सर्वाधिक मीठी शर्करा क्या कहेंगे हम? फ्रक्टोज का ही कहेंगे। ठीक है। सामान्य घरों में उपयोग की जाने वाली शर्करा किसे कहेंगे हम? सुक्रोज का कहेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? टमाटर में कौन सा प्रोटीन? लाइकोपीन प्रोटीन पाया जाता है। और क्या पढ़ा था हमने यहाँ से? सुक्रोज,
ग्लूकोज सबसे जल्दी पचने वाली कौन सी है? ग्लूकोज है। अगर कोई सी भी शर्करा है तो अंत में किस फॉर्म में टूटती है? ग्लूकोज के फॉर्म में टूटती है। फिर हमने क्या पढ़ा था? वसा पढ़ा था कि जब अत्यधिक मात्रा में हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और हम उसका उपयोग नहीं कर पाते तो वसा के रूप में संचित हो जाती है। मतलब वसा भी एक प्रकार का ऊर्जा देने का कार्य करती है। अगर वसा की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारे शरीर रूखा होने लगता है तथा कमजोरी होने लगती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? प्रोटीन पढ़ा था। प्रोटीन किससे बना होता है? 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसका मुख्य घटक प्रोटीन का क्या बताया था? नाइट्रोजन बताया था। उसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन एक नाइट्रोजन, मतलब प्रोटीन का मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? दालों में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? मकड़ी के जाले में कौन सा पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। ठीक है, मानव के नाखून बाल में कौन सा पाया जाता है? अल्फा कैरोटीन। दूध के सफ़ेद भाग में कौन सा पाया जाता है? केसिन। पीले भाग में कौन सा पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। मक्का में जीन पाया जाता है। अनाज में ग्लूटामिन पाया जाता है। और क्या बताया था मैंने? रक्त में कौन सा? ग्लोबुमिन पाया जाता है। इस प्रकार से हमने प्रोटीन भी पढ़ लिया था, प्रोटीन के प्रकार भी पढ़ लिए थे, किसमें कौन सा प्रोटीन होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये भी पढ़ लिया था। प्रोटीन के बाद हमने क्या पढ़ा? विटामिन पढ़े। विटामिन के हमने रासायनिक नाम देके कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे विटामिन B1 की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन A की कमी से विटामिन B1 की कमी से बेरी रतौंधी रोग किससे होता है? विटामिन A से होता है। विटामिन C की कमी से कौन सा हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? खनिज पढ़े। खनिज की कमी से भी हमने रोग देख लिए थे कि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है? खनिजों की कमी से। उसके बाद हमने क्या देखा था? लास्ट में जल देखा था। हमारा पोषण वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, कोशिका तथा पोषण। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।